माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुसत्ता का भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज के स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पुस्तक समग्र प्रगति सहकारिता पर निर्भर, पृष्ठ क्रमांक 46। उदाहरण के लिए प्रारंभिक असफलताओं को ही लें। बहुत से लोग प्रारंभिक असफलताओं के कारण सेवा धर्म से विमुख हो जाते हैं, जबकि यही असफलताएं यदि जीवन के अन्य क्षेत्रों में आए तो उनके कार्याविधि में कोई अंतर नहीं आता और ना वे रुकते ही हैं। फिर सेवा साधना में मिलने वाली असफलताओं से ही असंतोष क्यों? यदि कार्य को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया जाए और सफलता असफलता की चिंता ना की जाए तो सेवा मार्ग पर बिना किसी अवरोध के बिना कहीं रुके झुके चला जा सकता है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि कार्य चाहे जो भी हो, उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं, सफलता या असफलता। और जब किन्हीं उच्च प्रयोजनों के लिए काम किया जा रहा हो, तब तो सफलता की अपेक्षा आरंभ में असफलताएं ही ज्यादा हाथ लगती हैं। महापुरुषों को अपने जीवन काल में कदाचित ही आशाजनक सफलताएं मिल सकी हों। महात्मा ईसा ने 40 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया और इस पूरे समय में उनके केवल 2 शिष्य बने। वे भी इतने कच्चे कि उनमें से एक ने तो दुश्मनों से मिलकर उन्हें पकड़वा दिया और बाकी के लोग भी ईसा पर आए इस विपत्ति के समय उनका साथ छोड़ गए। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। महावीर स्वामी के कानों में कीलें ठोंकी गई और उन्हें चोर समझा गया। बाल्टेयर को तो मरते समय भी उपेक्षा सहनी पड़ी और यहाँ तक कि मरने के बाद उनका विधिवत संस्कार भी नहीं करने दिया गया। इस तरह के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संसार की कुछ उल्लेखनीय सेवाएं की हैं। उन्हें अपने जीवन काल में कदाचित ही सफलता मिली हो, पर वे हताश ना हुए और ना निराश। कारण अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति उनमें इतनी प्रगाढ़ निष्ठा थी कि असफलता, प्रतिकूल परिणाम और घनघोर विरोध भी उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं कर सका। ऐसा भी नहीं है कि उनके किए गए प्रयास व्यर्थ गए हों। उनके चमत्कारी परिणाम इतने प्रभावशाली रहे हैं कि सारा विश्व, समूचा मानव समाज उनके सामने नतमस्तक हो गया। ईसा के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद 300 वर्ष बाद उनका धर्म सारी दुनिया में फैलने लगा। सुकरात ने जो बीज बोए
उसने सत्य के प्रति एक ऐसी दृष्टि विचारशील व्यक्तियों को दी जो पूर्वाग्रहों और पूर्व मान्यताओं के स्थान पर विवेक को महत्व देने लगी। इस प्रकार लोक सेवा का उच्च उद्देश्यों के लिए त्याग और बलिदान का तत्काल कोई परिणाम भले ही देखने में नहीं आता हो, लेकिन वे प्रयास सामान्य प्रयासों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली और व्यापक परिणाम प्रस्तुत करने वाले होते हैं। यह एक सामाजिक एवं सुविदित तथ्य है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु भी मनुष्य को समाज पर ही अवलंबित रहना होगा एवं जिस समाज पर उसका जीवन क्रम पूर्ण रूपेण निर्भर है, वह सहकार प्रेरित सेवा धर्म की नींव पर ही खड़ा है। एक एक ईंट मिलाकर पूरा भवन बनता है। मनुष्य स्वयं में पूर्ण नहीं, न उसकी भावी प्रगति एकाकी रहने से संभव है। मानवीय समाज परस्पर स्नेह, सहयोग, सद्भावना जैसे सद्गुणों पर आधारित है। सुव्यवस्थित समाज के मूल में इसी गुण को कार्यरत देखा जा सकता है। जहाँ लोगों में न तो परस्पर सहयोग है और न स्नेह, न सद्भावना है और न सद्विचार, वहाँ नित्य प्रति कलह, ईर्ष्या, द्वेष, मारकाट, अशांति से भरा वातावरण होता है। इस वातावरण में ना तो जीवन की सुरक्षा हो पाती है और ना विकास। उल्टे व्यक्तित्व में अवांछनीय तत्व प्रविष्ट होकर विकास की जड़ों को छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं। इसके विपरीत सहयोग और सहकारिता भरे वातावरण में भय, आशंका, आतंक आदि के लिए स्थान ही नहीं बचता। सभी प्रसन्नता से रहते और निश्चिंतता से जीवन यापन करते हैं। इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ सहयोगपूर्ण विकास क्रम के प्रमाण प्रस्तुत करता है। मानवीय संस्कृति और सभ्यता को आदिकालीन पाषाण युग से वर्तमान में उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचाने का श्रेय परस्पर सहकारिता और सौजन्यपूर्ण सद्व्यवहार को ही है। प्रस्तुत समाज व्यवस्था कल कारखाने, शासन तंत्र, कृषि, व्यवसाय, वैज्ञानिक आविष्कार इत्यादि सभी अद्यावधि उपलब्ध प्रगति संपदा इसी के सुपरिणाम हैं। परस्पर मिलजुल कर रहने, खाने, खेलने, द्वेष न करने, किसी का भी बुरा न चाहने आदि विधि विधि निषेधों का पग पग पर निर्देशन देने वाले शास्त्र वचनों की दूरदर्शिता देखते ही बनती है। संगच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाता उपासते। हे मनुष्य, तुम मिलजुल कर रहो, मिलजुल कर वार्तालाप करो। तुम सबके मन में एक जैसे संकल्प विकल्प हो। देवतागण इन्हीं गुणों के आधार पर पूजनीय और उपासनीय बने हुए हैं। स, समानो मंत्रः समीतिः समानी समानं मनः सुहिचित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वह समानेन वोह विषाजुहोमि। तुम सबके विचार समान हो, तुम्हारी सभा एक हो, तुम्हारे अंतःकरण एक हो, सभी के चित्त एक जैसे हो। मैं परमेश्वर तुम्हारे लिए एक से मंत्र, वेद, ज्ञान तथा एक समान आवश्यक वस्तु प्रदान करता हूँ। सहजी विलाम का सिद्धांत
पारस्परिक स्नेह, सद्भावना पर ही आधारित है। जियो और जीने दो उसका आदर्श है। श्रुतियां इसी का प्रतिपादन करती हैं। हे मनुष्यों, सभी लोग मिलजुल कर आत्मोत्कर्ष और सत प्रयोजनों के लिए प्रस्थान करो। एक साथ अर्थात मिलजुल कर जियो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करे। आत्मिक प्रगति और सामाजिक समृद्धि के मूल में कार्यरत इस सहयोग, स्नेह और सद्भावना को सर्वत्र देखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास के इस मूल मंत्र को समझकर जीवन की प्रत्येक गतिविधि में इसे प्रमुखता दी जाए। जीवन में सुख सुविधा के साधनों से लेकर शांति और सुव्यवस्था तक का समावेश हो पाना इसी साधना द्वारा संभव हो सकेगा। सामाजिक उन्नति और प्रगति का लक्ष्य इन्हीं साधनों से प्राप्त हो सकेगा। इसी से स्वर्गीय वातावरण का सृजन हो सकेगा। अनुदारता मिटेगी तो सभी समस्याएं स्वतः हल होंगी। इन दिनों व्यक्ति और समाज के सामने प्रस्तुत अगणित समस्याओं और भयावह विभीषिकाओं के संबंध में विचार करते हुए आश्चर्य होता है कि पदार्थ समुच्चय और प्राणी समुदाय सब हिल मिलकर सहयोग पूर्वक रहते हैं। तब एक दूसरे के पूरक बनने की सृष्टि व्यवस्था का व्यतिरेक क्यों हो रहा है? इसका मूलभूत कारण क्या है? खोजने पर पता चलता है कि नीति नियमों की मर्यादा का उल्लंघन ही व्यक्ति के निजी जीवन में अनेकानेक आदि व्याधियों, क्लेश कलहों, विक्षोभ, विद्रोह, अभाव, अतिक्रमणों का निमित्त कारण बना हुआ है। असंयम शरीर का, असंतुलन मस्तिष्क का, आलस्य उत्कर्ष का, अपव्यय समृद्धि का, अनाचार सहयोग का मार्ग अवरुद्ध करता है। संकटों की उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। सड़ी कीचड़ में मक्खी, मच्छर, कृमि कीटक एवं विषाणु उत्पन्न होते हैं। इनसे एक एक करके अलग अलग निपटना कठिन है। नाली की कीचड़ साफ कर डालने से ही वे सभी उपद्रव शांत होते हैं, जो अलग अलग आकार प्रकार में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट देते हैं। पेट का अपच अधिकांश रोगों का उद्गम केंद्र है। रक्त दूषित होने पर अनेक नाम रूप वाले चर्म रोग, रक्त दोष उत्पन्न होते हैं। यदि निपटना ही हो तो विष वृक्ष की जड़ काटनी चाहिए। टहनियां काटने से तो फिर नई कोपलें फूटेंगी और स्थिति कुछ ही समय बाद फिर वैसी ही बन जाएगी। पौराणिक रक्त बीज असुर का रक्त जहां भी गिरता था, हर बूंद से एक नया दैत्य उपज पड़ता था। सहस्र बाहु के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक भुजा कटने पर दूसरी उसी स्थान पर तत्काल उग आती थी। प्रस्तुत समस्याओं के संबंध में भी यही बात है। न व्यक्ति के लिए अपनी उलझनें सुलझा सकना शक्य हो रहा है और न सामूहिक समस्याओं के, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के कोई हल निकल रहे हैं। प्रायः राजनीतिक आधार पर ही हल खोजे जाते हैं। सुविधाएं बढ़ाने या दबाने, दंड देने की कूटनीति ही हर समस्या के समाधान में चित्र विचित्र तरीकों से प्रयुक्त होती रहती है। फलतः कभी कभी तात्कालिक हल ही निकलते से लगते हैं, किंतु आकर्षण या दबाव घटते ही फिर सारी परिस्थितियां ज्यों की त्यों हो जाती हैं। व्यक्ति के सामने अस्वस्थता, दरिद्रता, परिवार कलह, असंतोष, आशंका, छल,
आक्रमण जैसी चिंताएं ही सिर पर चढ़ी रहती हैं और नारकीय स्तर का खिन्न उद्विग्न वातावरण बनाए रहती हैं। भारतीय समाज में महंगाई, चोरबाजारी, हरामखोरी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, कुरीतियां, मूढ़ताएं, गुंडागर्दी जैसे कारणों से जनजीवन दुष्कर हो रहा है। हर क्षेत्र में नेता लोग अपनी वरिष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ सही गलत उपद्रव खड़े करते कराते रहते हैं। वर्ग विद्वेष उभारने में उन्हीं के कुचक्र षड्यंत्र कार्यान्वित होते रहते हैं। साहित्यकार, कलाकार, संपत्तिवान, बुद्धिजीवी, प्रतिभाशाली लोग किसी भी समाज के हृदय मस्तिष्क माने जाते हैं। उनके हाथ की सामर्थ्य यदि विश्व व्यवसाय से बचकर अपनी क्षमता आदर्शवादी उत्कर्ष में लगा सकें, तो बिना किसी शासकीय सहायता के मात्र जन सहयोग से ही सृजन का इतना बड़ा काम हो सकता है कि समूचे समाज को स्वल्प साधनों से भी उत्कर्ष के उच्च शिखर पर पहुंचाया जा सके। किंतु देखा ठीक विपरीत जा रहा है। प्रतिभाएं अपने साधनों समेत पतन पराभव की खाई इसीलिए खोदने में लगी हुई है कि उनका वैभव काम चलाऊ न रहकर कुबेर सिकंदर के समतुल्य बन सके। यही रीति नीति है जिसे बड़ों की देखा देखी छोटे भी अपना रहे हैं और शिक्षित अशिक्षित धनी दरिद्र सभी अनाचारी घुड़दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की बाजी बध रहे हैं। संकटों और विग्रहों के मूल में साधनों की कमी कारण लगती है, पर वस्तुतः व्यक्तियों का पिछड़ापन एवं निकृष्टता से सना हुआ दृष्टिकोण ही आधारभूत कारण है। उसी ने श्रम साधन और बुद्धि वैभव को हेय प्रयोजनों के साथ जोड़ा है। फलतः विश्व बीज बोने पर अमृत फल पाने का स्वप्न कहीं भी साकार नहीं हो रहा। अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, बेकारी आदि की आदतें जितनी जल्दी दूर की जा सके उतना ही अच्छा। इन्हें भगाने के लिए जितना योजनाबद्ध पुरुषार्थ बन सके उतना ही उत्तम। किंतु साथ ही एक बात और भी नोट करके रखी जानी चाहिए कि इन चारों का निराकरण कर देने पर भी व्यक्ति या समाज के सुखी समुन्नत होने की आशा नहीं की जा सकती। फ्रांस, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों का उदाहरण सामने है। वहां साधनों की प्रचुरता रहते हुए भी कुत्साएं और कुंठाएं पिछड़े देशों की तुलना में कम नहीं अधिक ही हैं। इसके विपरीत जापान, इजराइल जैसे छोटे देश अपनी नैतिक विशिष्टता के कारण स्वल्प साधनों में ही समुन्नत जीवन जी रहे हैं। अस्तु साधनों की बहुलता को महत्व देते हुए भी यह भुलाया नहीं जाना चाहिए कि अंततः मनुष्य का व्यक्तित्व ही उपार्जन और उपभोग का आधारभूत कारण है। यदि उस केंद्र में पिछड़ापन घुसा बैठा रहा तो भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण के नजारे दिखते रहेंगे और सामर्थ्य का अवांछनीय प्रयोजनों में उपयोग होने से अनेकानेक संकट उत्पन्न होते रहेंगे। पानी का स्रोत रुके नहीं तो मेड़ बांधने से क्या काम चलेगा। एक जगह रोकने पर दूसरी जगह फूटेगा। एक समस्या सुलझ ना पाए और दूसरी उठ खड़ी हो तो समझना चाहिए कि फोड़ा नासूर हो गया और सूजन के भीतर कैंसर जड़ पकड़ गया। व्यक्ति, समाज और विश्व के सम्मुख उपस्थित छोटी बड़ी अनेकानेक समस्याओं, विपत्तियों और विभीषिकाओं का आधारभूत कारण एक है, मानव मानव में विग्रह, सहयोग का अभाव तथा चेतना का पथभ्रष्ट होना। दृष्टिकोण के दूषित होने से हेय स्तर की ललक लिप्साएं उभरती हैं और उनकी पूर्ति के लिए
संकीर्ण स्वार्थपरता, निष्ठुर अनुदारता एवं अनीति आक्रामकता के तौर तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं। अनीति भरे स्वार्थ साधन के लिए दूसरों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सताना ही होगा। छद्म छुपा नहीं रहता, फिर आक्रमण का घाव तो बनेगा ही। घृणा, विक्षोभ से लेकर विग्रह जैसी अनेकों कष्टकारक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और प्रतिशोधों का सिलसिला ऐसा चल पड़ता है कि जिसका कहीं अंत नहीं। अनाचारी पहले आक्रमण में ही कुछ कमा लेता है, इसके बाद तो चिरकाल तक अविश्वास, असहयोग और प्रतिशोध ही समय समय पर उभरते हैं। ऐसे वातावरण में किसी को स्नेह, सद्भाव और सहयोग का प्रगति एवं प्रसन्नता के लिए नितांत आवश्यक वातावरण तो मिलेगा ही कैसे। आशंका और आत्मरक्षा के लिए मन सदा भयभीत, आतंकित बना रहेगा। यही है वह विश्लेषण, पर्यवेक्षण जिसे आज व्यष्टि और समष्टि के सामने प्रस्तुत असंख्य समस्याओं का एकमात्र कारण कहा जा सकता है। यदि संकीर्ण स्वार्थपरता के स्थान पर उदार आत्मीयता की प्रतिस्थापना की जा सके, तो इतने भर से व्यक्ति और समाज अनेक समस्याओं का समाधान निकल आएगा। इसका प्रारंभ अपने से ही किया जाए। योग्यता बढ़ाते चलने, काम में श्रम और मनोयोग जोड़े रहने, प्रामाणिकता सिद्ध करते रहने, आमदनी से खर्च घटाकर रखने जैसे मोटे मोटे अर्थ सिद्धांत अपना लिए जाएं और विलासी ठाट बाट से, कुरीतियों के जंजाल से, बड़े लोगों का अंधानुकरण करने से बचते हुए सादा जीवन, उच्च विचार की नीति अपनाई जा सके, तो कम आमदनी वाले व्यक्ति भी सुखी संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। परिवार की संख्या वृद्धि और प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते रहने की प्रवृत्ति निश्चित रूप से भारभूत सिद्ध होती है। धनी और निर्धन दोनों ही इस मोहग्रस्तता से अपना और परिवार का अहित करते हैं। होना यह चाहिए कि जिन परिजनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर हैं, उन्हें प्रसन्न, संपन्न ही नहीं, सुसंस्कृत, स्वावलंबी, सद्गुणी भी बनाने का प्रयत्न किया जाए। एक आंख दुलार की और दूसरी सुधार की रखी जाए। पारिवारिकता एक आध्यात्मिक गुण है जिसका अभ्यास घर कुटुंब में किया जाता है और व्यवहार समूचे प्राणी जगत के लिए। यह सभी निर्धारण विशुद्ध आध्यात्मिक हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति शरीर को स्वस्थ, मन को प्रफुल्ल, धन को संतोषजनक, परिवार को सुविकसित उद्यान की तरह मनोरम, शांतिदायक देख सकता है। सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र भी दैनिक जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। यदि दृष्टिकोण में आध्यात्मिकता का समावेश रहे, तो जीवन की सभी दिशा धाराएं हरी भरी, फल फूलों से लदी हुई, उत्साहवर्धक, संतोषजनक, एक आनंददायक बनकर रहेंगी। परिस्थितियां मनचाही न होने पर भी मनः स्थिति की उत्कृष्टता अपनाकर व्यक्ति सदा सर्वदा हंसता हंसाता, उठता उठाता दृष्टिगोचर हो सकता है। अध्यात्म नकद धर्म है। इसे अपनाकर इस हाथ दे उस हाथ ले का अनुभव विश्वास पूर्वक किया जा सकता है। सामाजिक राष्ट्रीय स्तर की व्यापक समस्याएं भी नैतिक दृष्टि से धूमिल होने और निकृष्टता की मात्रा बढ़ जाने के कारण ही उत्पन्न होती है। आत्मीयता, उदारता, सहकारिता, सद्भावना की उदात्त दृष्टि रखी जा सके,
अधिकार की तुलना में कर्तव्य को प्राथमिकता मिल सके, मिल बांटकर खाने की आदत पड़ सके, तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की जटिलता चुटकी बजाते हल ना हो सके। मनुष्यों की अनुदारता की तरह राष्ट्रों की संकीर्णता ही दूसरों की उपेक्षा करके अपना विलास बढ़ाने में लगेगी, तो विग्रह एवं संघर्ष को जन्म देगी ही। इन उलझनों को न कूटनीतिक चतुरता सुलझा सकती है और न प्रलोभनों आदतों का माहौल ही चिरस्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकता है। विश्व संकट के विभिन्न नाम रूपों के पीछे संकीर्ण स्वार्थपरता की असुरता ही डरावने कुचक्र रचती रहती है। आत्मिकी द्वारा अनुप्राणित दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, जन जन के मन मन में उतारने का एक काम संपन्न किया जा सके, तो समस्त संसार को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि चिरकाल से उलझी हुई समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान निकल आया। संयुक्त रूप से सत प्रयत्न किए जाएं तो कितने लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं, इसके अगणित उदाहरण देखे जा सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य, संपन्नता, समर्थता, सौहार्द एक ही तथ्य पर निर्भर करता है: प्रयास सामूहिक स्तर पर चलें कि नहीं। संकीर्ण स्वार्थपरता ही गिराती है एवं उदार आत्मीयता उठाती है। प्रकृति जगत में भी सद्भाव संपन्न सहकारिता का उदाहरण हिमालय सुता गंगा के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। गंगा जब गोमुख से निकलती है तब उसका स्वरूप बहुत छोटा होता है। उद्गम से प्रकट होने वाली उपहासास्पद निर्झर जब अग्रगामी होता है तो लगता है उसकी पतली सी जलधारा सूखी धरती द्वारा बहुत आगे तक ना चलने दी जाएगी और उसकी स्वल्प संपदा को कुछ ही मील का भूभाग आत्मसात कर लेगा। हवा के झोंके उस छोटी सी जल राशि को सुखा देने में देर न लगने देंगी। उद्गम पर खड़ा व्यक्ति ऐसे ही अनुमान लगा सकता है। उद्भूत जल प्रवाह का छोटा सा अस्तित्व किसी बड़ी संभावना का आश्वासन नहीं देता। वस्तु स्थिति में भारी परिवर्तन होता है। निर्झर उदार चेता बनते हैं, महान उद्देश्य के लिए समवेत होने की देव परंपरा स्वीकार करते हैं और अपने नाम रूप का पृथक के मोह का विसर्जन करके पुण्य प्रयोजन के लिए संयुक्त प्रयत्न करने की बात अपनाते हैं। हिम प्रदेश के अनेकानेक निर्झरों की संघबद्ध प्रक्रिया अग्रगामी बनती है तो विशाल कलेवर धारण करती है। गंगा क्रमशः थोड़ी गहरी और गतिगामिनी बनती है। समर्पण और समन्वय, यही है वह तत्व ज्ञान जिसके आधार पर महान प्रयोजन सधते हैं। आशंका व्यर्थ सिद्ध होती है। उस जलधारा को न भूमि सोख पाती है और न हवा को सुखाने में सफलता मिलती है। यद्यपि दोनों की चुनौती और चेष्टा में कोई कमी नहीं आती, उनका वश चलता तो उस नन्ही सी जलधारा का अस्तित्व देर तक, दूर तक ठहर ही न पाता। एक तीसरी चुनौती और भी है। यदि हिम पुत्रों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अपना अलग अस्तित्व बनाए रहने, स्वयं संपन्न रहने और यशस्वी होने के लिए मचलती, तो अवरोध निश्चित था। संकीर्ण स्वार्थपरता, व्यक्तिवादी अहमन्यता उन्हें समन्वित न होने देती। हर निर्झर अपनी निजी वैभव की बात सोचता और कमाने के लिए
आग्रह करता। ऐसी दशा में गंगा की विशालता तो बनती ही नहीं, संकट यह भी था कि वे क्षुद्र निर्झर अपना अस्तित्व तक बनाए न रह पाते और किसी गर्त में गिरकर भूगर्भ में विलीन हो जाते। यदि यह अवरोध बनता तो इसे गंगा, हिमालय और निर्झर समुदाय के तीनों वर्ग घाटे ही घाटे में रहते। उनके दुर्भाग्य पर दर्शकों को आंसू ही बहाने पड़ते। सुखाने वाली शक्तियां अट्टहास करती और धरती को हरितिमा, सुषमा का और जन समुदाय को जो पवित्रता, प्रसन्नता का सुअवसर मिलता, उसका कहीं दर्शन भी न हो पाता। जल नदों की छोटी छोटी इकाइयां मिलती चली जाती हैं। हिमालय छोड़ने तक गंगा गौरवशालिनी बन जाती है। मैदानी नदियां भी इसी नीति को अपनाती हैं और गंगा के सहकार में घाटा नहीं, लाभ सोचती हैं। समन्वय क्रम चलता है, गंगा का आकार विस्तार बढ़ता है और उस समर्थता से संसार लाभान्वित होता है। घटता कुछ नहीं, वैभव बढ़ता है। गंगा बिहार प्रांत में पहुंचकर मूल उद्गम की तुलना में हजारों गुनी बढ़ जाती है। अजस्र अनुदानों के कारण जिसे घाटे की आशंका थी, वह निर्मूल हो जाती है। बंगाल में पहुंचने पर गंगा हजार रूपों में विभाजित होती है और वह समस्त भूखंड हरितिमा और संपन्नता से शोभायमान होता है। अंततः वह समन्वित चेतना समुद्र में विलय होती और तदनुरूप विशाल जलराशि में परिणित होती है। निरीक्षक देखता और उसे सदुद्देश्य के लिए समर्पण समन्वित की गरिमा के रूप में प्रतिपादित करता है। मनोबल प्रवाह का नाम नहीं, उस उदार सदाशयता का नाम है जिसे अपनाकर प्रत्येक जलनद धन्य बना और उनका संयुक्त प्रयास देवोपम बनकर जन जन की श्रद्धा का पात्र बना। कृपण अहमन्यता को अवसर मिला होता और संकीर्ण स्वार्थपरता को अवसर मिला होता तो यह समन्वय संभव न हो पाता और गंगा नाम की गरिमा का अस्तित्व तक दृष्टिगोचर न होता। यही है वह तत्व दर्शन जो व्यक्ति को सदाशयता अपनाने, स्वार्थपरता छोड़ने और श्रेष्ठता के राजकुमार वाली अपनी श्रेष्ठ भूमिका को निभाने के लिए सतत प्रेरणा देता रहता है। सोद्देश्य जिया गया जीवन इसी को कहते हैं। ऐसे उदार मना व्यक्ति ही जन सहयोग, सम्मान एवं दैवी अनुग्रह पाते हैं। सहकारी वृत्ति पे लोग से भी इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। यदि यह पूछा जाए कि बुद्धि किस प्रकार विकसित हुई, तो उसका उत्तर एक ही हो सकता है, पारस्परिक सहयोग से। आदिम काल का मनुष्य अपने युग के उन विशालकाय प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक दुर्बल था, जो प्रकृति प्रकोपों के आगे ठहर न सके और अपना अस्तित्व तक गंवा बैठे। मनुष्य ही है जो अनेक उतार चढ़ावों, आघात प्रतिघात, अभाव संकटों का सामना करते हुए क्रमशः प्रगति पथ पर आगे बढ़ा है। अधिकाधिक सुविधा साधन अर्जित करते हुए सभ्य एवं संपन्न बना है। यह कैसे बन पड़ा? इसकी खोज में गहराई तक उतरा जा सके तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि मानवीय प्रगति का समूचा श्रेय उसकी सहकारी प्रवृत्ति को दिया जा सकता है। यदि स्नेह सौजन्य का, हिल मिलकर रहने का, मिल बांटकर खाने का, उदार आदान प्रदान का स्वभाव बना होता तो संकीर्ण स्वार्थपरता में निरत
अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य को भी दयनीय स्थिति में ही निर्वाह करना पड़ता। समूह बनाकर, परिवार बसाकर रहने और समुदाय को सुदृढ़ बनाने वाली आचार संहिता का ही प्रतिफल है, जिसने बुद्धिमत्ता का वरदान प्रदान किया। सहयोग और विवेक के ये दो रथ चक्र ही मानवीय जीवन यात्रा को इतनी दूर तक घसीटकर लाए हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं ही इन दिनों प्रधान हैं। उनकी उलझनें ही व्यक्ति और समुदाय को अनेकानेक संकटों से ग्रस्त रख रही हैं। इनके उपाय उपचार अनेकों सोचे और अपनाए जा रहे हैं, पर उन सब की सफलता इस बात पर निर्भर है कि सहयोग तंत्र कितना विकसित हुआ। यह ना बन पड़ा तो निष्ठुरता और निर्दयता का बोलबाला ही रहेगा। छल अथवा आक्रमण द्वारा शोषण उत्पीड़न का ऐसा दौर चलता रहेगा जैसा कि इन दिनों चल रहा है। राजा और प्रजा की पुरानी शासन व्यवस्था अब समान हो गई। प्रजातंत्री सहकार को आधार मानकर सरकार बनाने और चलाने का उपक्रम चल रहा है। पंचायतों, यूनियनों, संघ समितियों की स्थापना के बढ़ते हुए उत्साह से प्रतीत होता है कि लोकमानस ने सहकारी प्रयासों को मान्यता दी है। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन वितरण का उत्तरदायित्व सहकारी समितियों को सौंपा जाता है। यह अच्छा लक्षण है। बेकारी की समस्या हल करने के लिए अपने देश में सहकारिता के आधार पर चलने वाले गृह उद्योग ही प्रमुख आधार हैं। कृषि भूमि सीमित है, सबको नौकरी कहाँ मिले? गरीबी और बेकारी से जूझने के लिए गृह उद्योगों को पनपाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं, किंतु वे एकाकी प्रयत्न से नहीं चल सकते। पूंजी, कच्चा माल, उत्पादन विक्रय का सारा काम अपने कंधों पर ओढ़ने वाला किसी उत्पादन व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। यह कार्य सहकारी प्रयत्नों से ही संभव है। बढ़ती बेकारी और गरीबी से छूटने के लिए सहकारी प्रयत्नों का आश्रय लेना ही कारगर सिद्ध हो सकता है। न केवल उत्पादन वरन विक्रय वितरण को भी इसी तंत्र के सुपुर्द करने से बात बनेगी। कुटुंब एक प्रकार की नैतिकता प्रधान सहकारी समिति ही है। उसका सुसंचालन, कर्तव्य एवं अधिकार का उभय पक्षीय परिपालन किए जाने पर ही बन पड़ता है। व्यक्ति और समाज की मध्यवर्ती धुरी परिवार है। परिवार क्या है? उसका सीधा सा अर्थ है व्यावहारिक सरकार। इसी में नीति, धर्म, सौजन्य, प्रगति और सुरक्षा की समस्त संभावनाएं केंद्रीभूत हैं। परिवार पुराने ढर्रे पर भी बहुत समय से चलते आ रहे हैं, पर अब उन्हें वैज्ञानिक रूप दिया जा रहा है। कम्यून इसी पद्धति का नाम है। इसमें वंश का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं। समीपवर्ती लोग एक संयुक्त परिवार का गठन तो कर लेते हैं और भोजन, शिशुपालन, क्रय विक्रय जैसे अनेक कार्य मिलजुल कर लेते हैं, तो उससे ढेरों समय तथा पैसा बचा लेते हैं। उस बचत को उपयोगी कार्यों में लगाने से सामूहिक प्रगति, प्रसन्नता एवं घनिष्ठता का एक नया मार्ग खुलता है। प्रसन्नता की बात है कि सहकारिता का महत्व दिन दिन अधिक अच्छी तरह समझा जा रहा है। विचारशील लोग उसे अपना रहे हैं। न केवल आर्थिक क्षेत्र में
वरन जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उसका सफल प्रयोग करते जा रहे हैं। समाज के मूर्धन्य लोगों ने इस पक्ष में वातावरण बनाया और लोकमानस तैयार किया है। सरकारें भी अनुभव करती हैं कि उनके प्रजाजन इस आधार को अपनाने से ही सुखी समुन्नत रह सकेंगे। इसलिए विभिन्न देशों में सरकारी तथा गैर सरकारी समर्थन सहकारिता आंदोलन को मिल रहा है। समर्थकों ने अपनी वाणी मुखर की और प्रभावी लोगों ने उसे व्यावहारिक बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में सहकारी समितियां किसी न किसी रूप में अवश्य क्रियाशील हैं। इजराइल में इस प्रकार की समितियां राष्ट्रीय व्यापार की 75% कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पश्चिम यूरोप में ऐसी कोऑपरेटिव संस्थाएं 50 से 60% रासायनिक खाद व खाद्यान्नों की आपूर्ति करती हैं। उत्तरी अमेरिका में यद्यपि ऐसी समितियों द्वारा उपलब्ध की गई वस्तुओं का अनुपात अन्य देशों की तुलना में कम है। विशेषकर कृषि एवं औद्योगिक बचत के क्षेत्र में सहकारी समितियों का विशेष योगदान है। जापान में ये 30% वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं एवं स्वीडन में 26%, जबकि ताइवान एवं टर्की में ऐसी समितियां मात्र 20% वस्तुएं उपलब्ध करा पाती हैं। कुछ गिने चुने देशों में कृषि को इन समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर सहायता मिलती है, जैसे जर्मनी में 63%, फ्रांस में 60, स्वीडन में 50 और जापान में 42%। बीमा के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभूतपूर्व योगदान है। अमेरिका में यह समिति कृषि संबंधी 50% हानियों की क्षतिपूर्ति करती है, जबकि जर्मनी में धन संपत्ति की 28% हानि का मुआवजा देती है। इजराइल में 60% खेती सरकारी तंत्र पर आधारित है। मिस्र में भूमि व कृषि सुधार योजना के अंतर्गत 40% कृषि सहकारिता से होती है। जर्मनी में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सहकारी समितियों को क्रियाशील देखा जा सकता है। आवास एवं गृह निर्माण संबंधी 11% मामले यहाँ पूरी तरह सहकारी समितियां संभालती हैं, जबकि 35% मामलों में इन्हें सहकारी सहायता प्राप्त होती है। नॉर्वे में 15 से 18% आवास संबंधी कार्य पूर्ण रूपेण सहकारी समितियों के जिम्मे रहता है। उत्तरी यूरोप में ऐसी समितियां औद्योगिक क्षेत्रों में भी क्रियाशील रहती हैं। चेकोस्लोवाकिया में 15% उद्योगों को इन समितियों की सहायता प्राप्त होती है, जबकि पोलैंड में 13% औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इसकी सहायता मिलती है। ऐसी सहकारी समितियां न सिर्फ कृषि, उद्योग एवं गृह निर्माण के क्षेत्र में ही काम करती हैं, वरन शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में भी इन्हें गतिशील देखा जा सकता है। स्कूल कॉलेजों में ऐसी समितियां सदस्यों व शिक्षकों के संयुक्त तत्वाधान में काम करती हैं। मानवीय उत्थान को ध्यान में रखते हुए इन समितियों का प्रधान लक्ष्य छात्रों को नैतिक बौद्धिक शिक्षा देना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में ये पूर्ण रूपेण सफल रही हैं। डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, जापान, श्रीलंका, मलेशिया, कोस्टारिका, रूस, बेल्जियम, यूगोस्लाविया और हंगरी में से प्रत्येक में छात्र
सहकारी समितियां काम कर रही हैं और दिनों दिन उनकी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। फ्रांस और पोलैंड में यह तंत्र काफी सुविकसित है एवं वहां की प्राथमिक व माध्यमिक शालाएं इस प्रकार के संगठन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। विश्व भर के मूर्धन्य विचारक सहकारिता अभियान का अब मुक्त कंठ से समर्थन कर रहे हैं। अधिकांश का कहना है कि इससे विश्व मानव की परिकल्पना को काफी सीमा तक सार्थक किया जा सकता है। शीत युद्ध के दबाव को कम करने, परस्पर स्नेह सौहार्द बढ़ाने में उसकी अगले दिनों महती भूमिका होगी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर फाउकेट का मत है, सहकार का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण समष्टिगत एवं व्यष्टिगत दोनों ही अर्थों में होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन स्तर को समग्र एवं पूर्ण बना सकें। पाल हावर्ड कैसलमैन का कथन है, सहकारी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति को सहकारिता का पाठ पढ़ाना है, साथ ही उनमें ऐसी भावनाओं का विकास करना भी है जो सहकारी समितियों के प्रति उनकी वफादारी को ठोस बना सके और यह बता सकें कि सच्ची वफादारी न सिर्फ समाज के लिए अपितु उनके लिए भी लाभदायक होगी। सहकारी समितियों के अभ्युदय काल में लोगों ने सहकार की महत्ता समझी और उसकी आवश्यकता अनुभव की। एतदर्थ उन्होंने एक ऐसी समाज व्यवस्था की कल्पना की जो मानवीय नैतिक मूल्यों पर आधारित हो तथा व्यक्तियों में सद्गुणों का विकास कर सके और खुशियां बांट सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों का गठन हुआ। ऐसे सहकारी संगठन व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं और अंततः एक ऐसी मानव जाति को जन्म दे डालते हैं जो सद्गुण संपन्न हो। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यह इसका मूल सिद्धांत है। अर्थात प्रत्येक दूसरे के सुख दुख का ख्याल करें, उन्हें सहयोग सहकार दें और समाज भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना समझें। इस दृष्टिकोण से सहकार विश्व धर्म, मानव धर्म बन जाता है। इस प्रकार की सहकारिता से एकता के बंधन मजबूत होंगे और विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ेगी। सामाजिक संस्थान के रूप में लोगों के अंतःकरण में शालीनता, बलिदान और उत्कृष्टता की भावना विकसित कर यह सामाजिक धरातल में सुधार संशोधन लाने में मदद कर सकती है। विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार के सामाजिक संगठन क्रियाशील हैं और धीरे धीरे जन समर्थन प्राप्त कर लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में जापान के घरेलू जीवन के विकास से संबंधित समितियां विशेष उल्लेखनीय हैं। ये समितियां गृह व्यवस्था संबंधी हर प्रकार का प्रशिक्षण व मार्गदर्शन महिलाओं को प्रदान करती हैं। उनके प्रशिक्षण में उन सारे विषयों का समावेश रहता है जिसकी कि किसी सुगृहिणी की आवश्यकता है। इनमें प्रमुख है पाक विद्या, सिलाई, फलों एवं सब्जियों की सुरक्षा, गुलदस्ते बनाना व फूल सजाना, फर्नीचर एवं घर की साज सज्जा, वस्त्र धोने की मशीन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टीवी,
आदि यंत्रों के संचालन एवं दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता संबंधी सुमूल्य परामर्श भी इन समितियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को ये रुपए उधार भी देती हैं। इसी के साथ आज के स्वाध्याय क्रम को यहाँ विराम करते हैं। आत्मसात करने हेतु कुछ क्षणों का मौन धारण करेंगे। जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए आज की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। स्नैपशॉट ऑफ द बुक, पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। घर में पड़े पड़े चारपाई तोड़ना, बेटे बहुओं के वाक्य दंशों से पीड़ित होना, उनके स्वतंत्र जीवन में रोड़ा बनकर खटकते रहना, मोह में ग्रस्त होकर दिनों दिन बच्चों में लिपटना, मानव जीवन की उत्कृष्ट स्थिति वृद्धावस्था का अपमान करना है। कोट ऑफ द डे, पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। जंग लगकर समाप्त होने से अच्छा है उपयोगी बनकर घिस जाना। जोई, सितंबर 2022। बोलने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि क्या वह अपने मौन से श्रेष्ठ होगा। दीदी भैया, ये आहुतियां दोपहर को 12 बजे और 3 बजे ज्ञान एक सोशल मीडिया के ग्रुप में मिल जाएंगी। इनके साथ ही इंग्लिश पुस्तक की आहुतियां भी उपलब्ध होंगी। इन आहुतियों को हम सभी जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रयोग में ला रहे हैं, उन ग्रुप में उन स्टेटस पर शेयर करें, पोस्ट करें और परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में हम निमित्त बने। आइए शांति पाठ की ओर चलते हैं। सर्वत्र शांति हो, सभी के मनों में, इस जगत के कण कण में शांति विद्यमान हो। इसी भाव से हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी को सादर प्रणाम। दीदी 1 मिनट रुक सकते हैं क्या सब लोग? सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, है ना। दीदी, ये जो आपने लास्ट में आहुति का क्रम बताया कि इसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, तो मैं बस ये पूछना चाहता था कि मतलब लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे क्या आप सब लोग शेयर कर पा रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी? जैसे क्योंकि हम लोग स्टार्ट देखते हैं ना रोज, तो सिर्फ 1-2 ही कमेंट्स होते हैं और एक आध ही लाइक होता है, और आप शायद रोज यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मैं बस ये पूछ रहा था कि उसको करने में मतलब क्या दिक्कत हम लोग को आ रही है और कैसे हम लोग सॉल्व करें। और सभी अगर परिजन इसमें अपना अपना बता पाए ना, जितने भी हैं। वंदना दीदी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं।
और फिर सुनीता दीदी हैं, अनीता दीदी, अनुपमा दीदी, अनुराग भैया, बीना दीदी, भावना दीदी, दालेश्वरी दीदी, जयवीर भैया, माया दीदी, मीनाक्षी दीदी, प्रभा दीदी, प्रेमलता दीदी, और सीमा दीदी, शकुंतला दीदी, बाबन दीदी, स्नेहलता दीदी, सुजाता दीदी, सूर्यांश भैया, विमला दीदी, उर्मिला दीदी, और कमला दीदी, है ना। तो दीदी भैया आप लोग अगर मतलब अनम्यूट करके बता पाए, या पहले तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि कितने लोग, कितने परिजनों ने शेयर किया है, मतलब लिंक्डइन पे जाके आपने उसे लाइक और कमेंट किया, ट्विटर पे जाके किया, इंस्टाग्राम पे जाके किया, कितने लोग हम इससे कर पा रहे हैं? एक बार हम लोग रेज हैंड कर लें। मैंने अपना किया है, आप में से भी जितने भी परिजनों ने किया एक बार अगर कर लिया, क्योंकि अ, इतने अच्छे से आप लोग रोज ये चीज डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को रुकावट कहाँ आ रही है इसका थोड़ा पता करें क्या? कितने परिजन हैं दीदी भैया जो कर पा रहे हैं रोज? प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। भैया हम फेसबुक व्हाट्सएप पे तो कर पाते हैं, बट हम्म। लिंक्डइन वगैरह पे नहीं कर पाते। और अच्छा अच्छा। शेयर ए, बहुत अच्छा दीदी, ममता दीदी, आपने एटलीस्ट अनम्यूट करके बताया। तो दीदी क्यों, मतलब क्या उसमें दिक्कत आपको लगता है हो रही होगी? लिंक्डइन पे जाके पहले तो भैया कभी हम देखा करते सब, बहुत दिन से हाँ लिंक्डइन का देखा नहीं है। हाँ। ऐसा है जी। नहीं नहीं, बहुत। तो दीदी भैया मैं बताता हूँ, और इसमें ना एक चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कई परिजनों को उन वो सोशल मीडिया पे नहीं होंगे या जो भी, तो एक ना साधना दीदी को भी कल ऐड करते हैं, और वो ना 5 मिनट की ट्रेनिंग करवा देंगे। मैं बस आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ दीदी कि, और भैया, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें सैकड़ों करोड़ लोग हैं, और ये आवतियाँ मतलब अपने पुस्तकों की ही बन रही हैं विद द लिंक्स। एक एक लाइक, एक एक कमेंट जब इसमें होता है ना, तो सोशल मीडिया कैसे काम करता है और आप सबको मालूम है कि उसमें अगर किसी आपने कमेंट किया, लेट्स से लिंक्डइन पे मैंने कमेंट किया, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से 10 20 30% को दिख जाएगा, और वो लोग उससे देख लेंगे, उस सदवाक्य को देख लेंगे, ये जान लेंगे कि ये कोई बुक है और ये कोई है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने लिखी हुई है। आप उन्हें कभी भी उनके घर जाके नहीं बता सकते, आप उन्हें फोन करके नहीं बता सकते, आप उनको चिट्ठी लिख करके नहीं बता सकते, ईमेल करके नहीं बता सकते। तो ओनली प्लेटफॉर्म जो गुरुदेव ने हम सबको दिया है इस समय, वो है सोशल मीडिया। मतलब मैं ट्विटर की बात बता दूं, 100 करोड़ से लोग ज़्यादा ऊपर है। इंस्टाग्राम की बात बता दूं, 300 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। लिंक्डइन में अगेन 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो हम लोग व्हाट्सएप पे तो कर रहे हैं, फेसबुक पे भी आई एम नॉट श्योर कितना हो पा रहा है, लेकिन ना ये 3 मीडियम, और इसमें सोचिए दीदी भैया कि 5 साल से अनवरत लगातार हर दिन आहुतियाँ आ रही है, 5 के अब तो शायद 6 साल हो गए, है ना। तो लेकिन अगर अभी भी हम लोग थोड़ा सा वो देखें ना, कि वहाँ पे अभी भी देर आर नो, मतलब वो कोई कमेंट नहीं रहता, कोई शेयर नहीं रहता, कोई लाइक नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, है ना। वो वीरान सी भूमि जो पिछले 5 साल से है, वो पहले भी थी और अभी भी है ना। और जबकि इसके फायदे बहुत है। मतलब मैं आपको ये बस ये बता दूं, मैं तो 4 अकाउंट इसी टाइप के बना लिए लिंक्डइन पे, कि उन चारों से जाके लाइक कर देता हूँ कि एटलीस्ट वो ज़्यादा बढ़े, और फिर देखता भी हूँ कि फिर उसकी वजह से सैकड़ों लोग एटलीस्ट देख रहे हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति जो नॉन गायत्री परिवार परिजन है, वो कभी लाइक कमेंट नहीं करेगा, कोई नहीं करना चाहता, है ना। सोशल मीडिया अपने प्रेफरेंसेस कोई नहीं बताना चाहता, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, हम लोग वो चाहते भी नहीं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि लोग देखें। तो अगर गुरुदेव ने हम सब लोग को ये सैकड़ों करोड़ का एक समूह दिया है, और उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है जो उन्हीं का है, और वो ही रोज रोज आहुतियाँ बनवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एफर्ट डालना पड़ेगा टू टेक इट फॉरवर्ड। अदरवाइज उसी लेवल पे उसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। वही मतलब देखिए, अभी स्वाध्याय में भी हम लोग 28 परिजन है, 30 परिजन है। हम लोग पिछले साल से बातें कर रहे थे कि इस वर्ष 100 करेंगे, 100 करेंगे, 100 करेंगे, 100 करेंगे, लेकिन नहीं है। जबकि आप सबको मालूम है स्वाध्याय कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा जा रहा है, जो भी दीदी लोग इसे करते हैं, भैया लोग इसे करते हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से करते हैं, इतना मैं बोलूँगा एरर फ्री, क्वालिटी कॉन्शियस स्वाध्याय हो रहा है, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन जो इसका फैलाव होना चाहिए, और स्वाध्याय का तो चलिए किसी और दिन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आहुति में आप लोग को क्या लगता है, मतलब इज इट मेकिंग सेंस, या फिर हम लोग इस प्रयास को छोड़ दें? मतलब जितना है जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बस जो जा रहा है उसी को करें, और
देन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फिर हम लोग ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आहुतियाँ डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए भी किसी ना किसी को सवेरे उठना पड़ता है, आहुति बनाते हैं, डालते हैं। तो अगर एज अ ग्रुप, एज अ टीम, एज अ परिजन समूह हम लोग इस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं है, तो फिर हम लोग ये इस प्रोजेक्ट को आधा कर सकते हैं। मतलब हम लोग फिर ये एम ही ना लें कि हमें, मतलब लेट्स, फिर हम लोग अपने आप को ज्ञान है कि सोशल मीडिया ना बोले, हम लोग के ज्ञान रहे कि व्हाट्सएप मीडिया और फेसबुक मीडिया बोल दें बस। क्योंकि सोशल मीडिया तो गुरुदेव ने बहुत बढ़ा दिया, और सबसे बड़ा इस समय सोशल मीडिया इज नॉट इवन फेसबुक एंड व्हाट्सएप, सबसे बड़ा इस समय इंस्टाग्राम हो गया है। आप अपने यंग जनरेशन में देखिए, सब लोग इंस्टाग्राम ही यूज करते हैं, उसी पे लोग अपना बिजनेसेस भी बढ़ा रहे हैं, उसी में मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन है। कोई भी आप न्यूज़पेपर पे उस पे देखिए, विराट कोहली का कुछ आ गया, इसका आ गया, तो ये आता है कि उसने इंस्टाग्राम पे जाके उसे लाइक कर दिया या उससे शेयर कर दिया, मतलब एवरीबडी इज जस्ट देयर। तो अगर हम लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया, और हम लोग सोशल मीडिया के तीन इतने इंपॉर्टेंट पिलर्स को अगर मतलब किस तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो शायद फिर या तो हम लोग उसको ड्रॉप कर दें अपने प्रोजेक्ट से, कि नाउ वी विल नॉट कॉल आवरसेल्फ ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया, वी जस्ट कॉल आवरसेल्फ एक नॉर्मल ज्ञान यज्ञ जो व्हाट्सएप पे चल रहा है। वो फेसबुक पे थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा उसमें होती है तो शेयर नहीं होती। तो ज्ञान यज्ञ व्हाट्सएप मीडिया एंड विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि व्हाट्सएप में भी सैकड़ों करोड़ लोग हैं। लेकिन आपको नई जनरेशन व्हाट्सएप पे नहीं देखेगी, आपको प्रोफेशनल्स व्हाट्सएप पे नहीं देखेंगे, आपको जो वेस्ट की जो बहुत जनता है जो ट्विटर और एक्स प्लेटफॉर्म पे है वो नहीं देखेगी। तो फिर हम लोग फिर अपना उस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि वी विल जस्ट बी लुकिंग एट 10 या 15% ऑफ जो हम लोग का एम है, और इसी को कर लेते हैं कि व्हाट्सएप पे ही हम लोग डबल डाउन करते हैं, ट्रिपल डाउन करते हैं, और फेसबुक पे करते हैं, और इस पे डीप जाते हैं, लेकिन बाकी तीन प्लेटफॉर्म छोड़ दें। तो ये थोड़ा सा अपना आत्म मंथन का ही प्रश्न है दीदी। और दूसरा प्रश्न अभी तो शायद नहीं डिस्कस करते, लेकिन ये स्वाध्याय वाला, क्योंकि इसमें भी आप सब लोग देख रहे हैं क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, लेकिन इसमें और इतना मतलब जो भी वाक्य, और दिस इज वन ऑफ द स्वाध्याय जहाँ पे एक भी चीज के अलावा नहीं होती कि मेरा ये ओपिनियन है, आपका ओपिनियन, नथिंग, है ना। प्योर प्योर गुरुदेव के शब्द, सिर्फ आदि से लेके अंत तक, और उसके बाद इतनी खूबसूरत एंडिंग कि एक आत्मसात करने के लिए 1-2 मिनट हुए, और उसके बाद शेयरिंग का आह्वान, मतलब पिक्चर परफेक्ट। तो लेकिन अगर इसमें भी हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हमें खुद ही थोड़ा सा उसकी, क्योंकि अब फैलाव का टाइम है दीदी भैया, है ना। और अगर हम लोग, एक होता है ना किसी स्टार्टअप में भी, किसी में भी आप देखें, चाहे तो एक ही लेवल पे चलते रहे। अखंड ज्योति शुरू में छपती थी, 250 लोगों के लिए छपती थी, तो 1998 तक और 2026 तक भी वो 250 लोग तक की जा सकती थी, कोई बात नहीं है। और अगर फैलना है तो फिर अच्छे से फैलना है। तो हम लोग ये अब डिसीजन ले लें कि हमें उसी पे रहना है जो हम लोग का सालों से चल रहा था, या फिर हम लोग, और कोई भी चीज़ अगर करना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये सोच के आज चले गए कि हाँ करेंगे, लेकिन हमने 5 मिनट भी नहीं दिया कि ये लिंक्डइन क्या है, इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए 5 मिनट भी नहीं दिया कि क्या है इंस्टाग्राम, कैसे शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, तो हम सबको मालूम है ना। ट्विटर क्या है, कैसे इसमें अकाउंट बनाते हैं, कैसे शेयर करते हैं, अगर हम लोग उसके 5 मिनट भी लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो देन मे बी फिर हमें हम इसको प्रोजेक्ट से हटा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन वी जस्ट से कि हम लोग व्हाट्सएप, जानिए कि व्हाट्सएप मीडिया है, और उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज़ मतलब स्वाध्याय का है, जितनी भी चीज़ें, वो एक पैम्फलेट था जिसमें 16 चीज़ें थी। आई एम श्योर वंदना दीदी और नीलमा दीदी आप लोग उसे बार बार शेयर कर रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, उसका एक पूरा पैम्फलेट भी बना था। तो अगर वो हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, तो हम लोग फिर स्वाध्याय के लिए भी हम लोग 40 मिनट का लिमिट करके, जो नॉर्मल एक जूम रहता है वो करते हैं। ये वाला जूम शायद सिर्फ इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, और कहीं ना कहीं ये टारगेट भी था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रतिभागी बने, सब लोग सुने। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, तो देन हम एक इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं कि हम लोग एक नॉर्मल सा वो कर लें, जो नॉर्मल एक जूम की मीटिंग होती है 30-40 मिनट की, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो भी है, एंड वी कैन गो फॉर दैट। मतलब फिर ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा जैसे कहते हैं ना तामझाम की, है ना। हम लोग फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना एनर्जी लगा सकते हैं। तो ये बस दो प्रश्न है दीदी जो हम सब लोग को, भैया हम सब लोग को सोचने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास आगे दो ही रास्ते हैं। या तो हम लोग प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आप शेव करें, मतलब भी
डिलीट 60-70% ऑफ द प्रोजेक्ट एंड से कि हम लोग ये सिर्फ 15% चीज़ या 20% चीज़ कर देंगे। और या फिर हम लोग ये संकल्प लें कि नहीं, ये एक चीज़ है जो गुरुदेव पिछले 5-6 साल से करवा रहे हैं और कई संकेत और कई बार हम लोग को वो मिल चुका है, तो वी विल डू एफर्ट्स, वी विल मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। अब उसमें हमें भले ही 5 दिन लगे चाहे 50 दिन लगे, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे, आपसे कोई पूछे आज से 5 दिन 10 दिन बाद, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने अभी भी नहीं किया लिंक्डइन पे, लेकिन मैं रोज 1-2 मिनट समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने ट्विटर पे अभी भी नहीं किया, लेकिन मैं रोज 2-3 दिन से 5 दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे अभी भी नहीं किया, लेकिन रोज मैं 5-10-15 दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद मुझे 1 महीने बाद समझ में आएगा, लेकिन करूंगा, लेकिन आई एम पुटिंग एफर्ट्स। तो या तो हम लोग ये रास्ता लें कि हम लोग अपना स्कोप ऑफ वर्क, जैसे कहते हैं स्कोप ऑफ गुरु कार्य, उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करते हैं, वी रीनेम द प्रोजेक्ट, वी रीनेम द टारगेट्स और जो भी चीज़ें हैं। या फिर हम लोग बोलें कि नहीं, वही चीज़ है जो हम लोग शुरू से निकल के आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरुदेव के विचार पहुंचाने हैं, लेकिन अब हम लोग एफर्ट्स डालेंगे। और अगर हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, 10-15-20-40 स्वाध्याय चल रहे हैं और ये हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये समय इसके लिए आपको नहीं मिलेगा। तो इसको प्रायोरिटी करके, मतलब समय तो उतना ही है 24 घंटा, तो इसकी प्रायोरिटी अगर ऊपर कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, शायद मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि मे बी उनका इम्पैक्ट उतना नहीं है, जो हम लोग कहते हैं ना एक इम्पैक्ट एफर्ट मैट्रिक्स, कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कम एफर्ट लगता है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत कम होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एफर्ट, यानी कि जो आप चीज़ें मतलब जो डाल रहे हैं मेहनत, वो बहुत लगती है और इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें एफर्ट भी कम है और इम्पैक्ट भी कम है। सोशल मीडिया और ये जो मैंने आपको बताया है 4 चीज़ें, इसमें जो इम्पैक्ट ज़्यादा और एफर्ट कम, उसको बोला जाता है कि ये मतलब बेस्ट केस सिनारियो है। गुरुदेव और फिर ज़्यादा ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा इम्पैक्ट, वो तो है ही है। तो अब आप ये समझिए, गुरुदेव ने हम सबको ना कम एफर्ट और ज़्यादा इम्पैक्ट का एक अमृत दिया हुआ है। अब हम लोग अगर उसको नहीं करना चाहते तो वो भी अपने ऊपर है। देन हम लोग फिर वही ले लेंगे कि ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा इम्पैक्ट, या ज़्यादा मेहनत और कम इम्पैक्ट। क्योंकि फिर लेकिन फिर हम लोग ये वो कर लें कि जो सैकड़ों करोड़ लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म पे ही हैं, जो लिंक्डइन, जो व्हाट्सएप पे जो व्यक्ति लिंक्डइन पे है, वो व्हाट्सएप पे आपके आ ही नहीं सकता, वो उसकी आप तक अप्रोच ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि 2nd डिग्री 3rd डिग्री 4th डिग्री कनेक्शन चलते हैं, आपने कुछ डाला, किसी और आपके फ्रेंड ने लाइक किया, तो उसके सारे फ्रेंड्स को दिखता है। व्हाट्सएप में ये चीज़ नहीं है। व्हाट्सएप में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी रहती है, लिंक्डइन पे इंस्टाग्राम पे नहीं है। मैंने डाला और उसमें प्रेमलता दीदी ने अगर उसे लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, तो प्रेमलता दीदी के कनेक्ट में जितने भी 1000 लोग हैं उन सबको वो चीज़ दिख जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप में ये चीज़ नहीं है। मैंने प्रेमलता दीदी को डाला मैसेज, तो दीदी भी कुछ लोगों को डाल पाएंगी, है ना। तो ये एक बहुत ही, और शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम शुरू से ज्ञानज्ञ सोशल मीडिया था, क्योंकि हम लोग इसमें सोशल मीडिया का वो करना चाहते थे। ये स्वाध्याय भी लाइव क्यों हो रहे हैं, मतलब वाई कुड नॉट वी हैव रिकॉर्डेड स्वाध्याय, क्यों ही ज़रूरत है इसकी। इसीलिए था कि जूम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, राइट। तो हम लोग को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आज कुछ संकल्प तो नहीं लेते हैं, ना ही कुछ करते हैं, लेकिन आशा है कि हम लोग आज थोड़ा सा सोचेंगे, और कल नहीं परसों नहीं, लेकिन फिर आप लोग खुद ही थोड़ा सा बताइएगा। मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ लेकिन इसका पार्ट मैं भी हूँ, है ना, कि अगर ये चीज़ है तो जितना आपके ऊपर अप्लाई करती है उतना ही मेरे ऊपर भी अप्लाई करती है। तो हम लोग ना थोड़ा सोचते हैं दीदी भैया, और देन लेट्स टेक अ डिसीजन। या तो हम लोग प्रोजेक्ट का स्कोप ही, जूम का स्कोप, सारी चीज़ों का स्कोप ही 70-80% कम कर लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। पहले 5 फीट 100 स्क्वायर फीट एरिया पे था और एक फीट नीचे जा रहे थे। अब शायद 100 स्क्वायर फीट एरिया में नहीं काम करेंगे, 30 स्क्वायर फीट एरिया पे काम करेंगे, लेकिन 5 फीट नीचे जाएंगे, वो एक अप्रोच है। और दूसरा हम लोग कहते हैं कि नहीं, 100 स्क्वायर फीट एरिया था उसी पे काम करेंगे, 1 फीट पे हम लोग गड्ढा खोद रहे थे, अब हम लोग 100 फीट का खोदेंगे और उसके पूरी मेहनत करेंगे, कुदाली डालेंगे, सारा फावड़ा से जमीन खोदेंगे। लेकिन अब हमारा जो अप्रोच है वो 1 फीट का नहीं रहेगा, 100 फीट का रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग खुद ही सोचते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्रयासों से ही चल रहा है। अगर आप लोग नहीं होते और ये चीज़ें नहीं होती तो ये कोई मीटिंग भी नहीं हो रही होती, है ना। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसका पार्ट हैं,
लेकिन सौभाग्यशाली होने के साथ साथ शायद हमारे उत्तरदायित्व भी हैं। तो बस ये चीज़ एक थोड़ी सी शेयर करनी थी। अगर किसी को कोई बात वैसी लगी हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और बस यहीं पे शांति पाठ सॉरी हो चुका था वंदना दीदी, सॉरी मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, बट इसको फिर आत्म मंथन के लिए थोड़ा सा वो है, लेट अस थिंक। हाँ भैया प्लीज और थोड़ा एक हाँ मिनट, एक सेकंड, मतलब 2-4 सेकंड लेना चाहती हूँ। बात है हाँ ना कि हाँ कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे लिंक्डइन हो, हाँ कहीं भी हो, सोर्सेस लोग हाँ, देखते हैं कि ये जो आ रहा है ये किस सोर्सेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये ये चीज। रोज रोज वंदना दीदी बताते हैं ना, ज्ञान नहीं यज्ञ नहीं सोशल मीडिया भैया, में आ रहा है। मैं जो हाँ बता रही हूँ आप सुने, जैसे कि हाँ हम लोग हाँ जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप हाँ जैसे सोशल मीडिया का जितना प्लेटफॉर्म, सारे में हाँ हम लोग जब डालते हैं तो हाँ, लिखते हैं कि ये, मतलब उसमें लिखना रहता है तो लिखते हैं ज्ञान रथ सोशल मीडिया टीम। ये कभी नहीं रहता है कि मेरा नहीं नहीं, पर्सनल है। ज्ञान यज्ञ ले, सोशल मीडिया टीम आपको लिखना ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट, हाँ ये बिल्कुल गायत्री परिवार है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया। वो सिर्फ एक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सब प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, ठीक है। मैं जो वंदना दीदी इतने अच्छे से बताती हैं, बेसिकली क्या है, एक आहुति आती है सुबह 7 बजे, ठीक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया ग्रुप्स में है या नहीं है। एक सोशल मीडिया की आहुति आती है सुबह 7 बजे, और उस आहुति में आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की लिंक्स मिलती हैं, जिसपे आपको क्लिक करके जस्ट वहां पे ऑलरेडी आहुति डल चुकी है। एक हाँ, और बहुत अच्छी इंस्टाग्राम दीदी है। में और ट्विटर में मैं गई हूँ, लिंक्डइन में सिर्फ नहीं गई। हाँ हाँ, तो वहां पे जाके बस आपको, जिसे कहते हैं ना कि बस आपको लाइक करना है और कमेंट करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि जब आप करेंगे तो एटलीस्ट आपके जो कनेक्शंस हैं 100, 200, 500, उन सबको मालूम चलेगा, उन सबकी फीड में वो दिखेगा कि अरे भाई ये कोई बुक है, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कोई हैं, अभी और ये अभी जो हम है। हाँ अभी अच्छा से विस्तार में समझ पाए लिंक्डइन का। पहले डर से लिंक्डइन हाँ नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन आपने हाँ बताया कि एक आदमी अगर कोई लाइक कमेंट करता है तो पूरे लोगों हाँ को दिखता है। तो हम हाँ, लोग अब बहुत जल्दी, अभी तुरंत हम लोग उसमें जाते हैं लिंक्डइन अभी में। और कल से परसों से, ठीक है। आपने इतनी अच्छी बात की, एटलीस्ट प्रॉब्लम समझ में आई कि आपको ये डर था कि पता नहीं इस पे क्लिक करना है नहीं करना। तो आप लोग सब लोग, अभी तो सबका समय नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग सब लोग इस पे मंथन कीजिए कि क्यों नहीं कर पाते। या तो मतलब वो प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आते, या उसकी अहमता समझ में नहीं आती, महत्व समझ में नहीं आता, नहीं, या फिर मेरा डर, वहां पर मतलब मेरा वहां हाँ पर सर बना हुआ है आईडी 2-3 साल पहले से, 1-2 साल हाँ से। लेकिन मैं यूज नहीं कर रही थी। तो कोई कुछ बीच में कुछ आया था, कुछ हाँ, न्यूज वगैरह, तो डर से मैं ना गूगल से भी उसको हटाई नहीं थी। नहीं, तो वो तो न्यूज़ जूम के लिए भी है, तो हम लोग जूम भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वही है, एहतियात से करें, है ना। बहुत अच्छी आपने बात बोली, सिक्योरिटी रीजन। तो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसको टैकल किया जा सकता है ना, क्योंकि ये सारी लिंक्स जो हैं बिल्कुल सेफ हैं, और ये डायरेक्टली आपको आहुति पे ले जाएंगे। और ऐसी चीज़ में तो दीदी सबसे पहले यही रहता है कि एक बार ट्राई कर लें, है ना। जब तक कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने से नहीं मांग रहा और सिर्फ आपको एक लिंक पे ले जा रहा है, इट इज़ फाइन, है ना। तो ये है। और कोई दीदी भैया, मतलब अगर आपको अभी करना है कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग फिर बाद में इसको शेयर करते हैं। वंदना दीदी, कब इस पे हम लोग डिस्कस करें? भैया हेलो। आज सभी को हाँ समय देते हैं ताकि हाँ वो अकाउंट क्रिएट कर लें। तो हम लोग हाँ इस पे कल ही कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा डिले हाँ, नहीं करते हैं। है ठीक ना, है। तो जैसे आप। कल जो है ना, हाँ, तो आप लोग सब लोग सोच रही है, अकाउंट भी क्रिएट करना जरूरी नहीं हो सकता है, अकाउंट क्रिएट करने में ही दिक्कत हो। लेकिन कल सोच के आते हैं कि व्हाट इज द रीजन हम लोग सोशल मीडिया पे आज तक नहीं कर पाए हैं, डिस्पाइट आहुति रोज आ रही है, रोज मतलब आह्वान हो रहा है। एंड सेकेंडली, कल तो नहीं लेकिन इसके बाद फिर किसी दिन स्वाध्याय पे भी वो करते हैं कि डिस्पाइट इतने इंटरेक्शंस हो गए हैं, सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमें ना अब अगले एक हफ्ते में डिसीजन लेना होगा एज अ टीम कि हमें अब इस प्रोजेक्ट को आधा पौना करना है, या फिर यही स्कोप रखना है लेकिन अपनी मेहनत 3 गुना बढ़ानी है ना। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो प्रोजेक्ट आधा होगा या फिर मेहनत डबल होगी। लेकिन सेम चीज पे चलना, तो इस लाइक अखंड ज्योति 250 लोगों पे जा रही थी 1940 में, और वही 250 लोग पे जा रही है 1950 में। वो जब गुरुदेव ने अकेला उतना वो कर लिया, है ना, और अब गुरुदेव ने अपनी पूरी एनर्जी हम सबको दी है, और हम लोग उसी सर्कल पे रहें सालों साल सालों साल सालों साल, तो शायद हमें आत्ममंथन की बहुत सख्त जरूरत है। तो दीदी बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, हम लोग कल कर लेते हैं या फिर परसों कर लेते हैं, वट एवर इट इज। लेकिन हम लोग इस पे अच्छे से सोच के आते हैं, और फिर उस दिन अच्छा सा आधा घंटे का स्लॉट रख लेते हैं डिस्कशन के लिए। और उसमें बस एक चीज़ है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। इट्स नॉट दैट कि कुछ ही परिजन हैं जो पार्टिसिपेट करें और कुछ परिजन मौन रहें। वो पार्टिसिपेशन जब तक सबका नहीं होगा, सबकी ईंटें नहीं लगेंगी, सबका 50 पैसा नहीं लगेगा, तब तक वो चीज़ होनी नहीं है।
तो जितने भी परिजन उस दिन आए, आज ट्यूसडे है, मोस्ट प्रोबेबली गुरुवार कर लेते हैं, अच्छा दिन है गुरु जी का। तो लेकिन फिर उस दिन हम लोग सब लोग रेडी होके आए फॉर द थॉट, और हम लोग स्वाध्याय वाले उसके जस्ट बाद जो है ना उसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए दीदी, बहुत सुंदर आपका वो सजेशन है, सब सारी चीजें, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। भैया ये बहुत जरूरी था ऐसे आना, कि जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का सभी को ज्ञान नहीं प्रणाम। था ना, तो वो बहुत जरूरी है भैया ऐसे आना। और रियली हम सब भूले हुए थे इस चीज को, और परसों हम सब सीखते हैं नहीं नहीं अच्छे से दीदी, और आगे चल के गुरुदेव ने आप भैया। सबको चुना है ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अब करते हैं, है ना। तो आते हैं थर्सडे को, जी और फिर पूरा इसके जी साथ आते हैं, और उसी में फिर प्रोजेक्ट का जो नेक्स्ट डायरेक्शन है ना, उसको मतलब एज अ ग्रुप अपन सब लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। जी चलिए भैया, प्रणाम बहुत बहुत दीदी, भैया धन्यवाद। सभी सभी को को प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव।